नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 1980 के दशक का एक नेता जब छात्र राजनीति से निकलकर आंदोलनों से जुड़ा, तब उसके मन में एक कसक थी, कुछ ख्वाब थे युवाओं को लेकर, और आंदोलनों की जब रूपरेखा तैयार हो रही थी तब एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से छात्रों की आवाज और समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर होकर लड़ना है। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे कर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के साथ जुड़कर इन आंदोलनों को एक बड़ा रूप देने का काम करता रहा। आज हमारे साथ हैं दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, राजनीति में आना कैसे हुआ? मैं 1987 में ठाकुर राममोहन सिंह महाविद्यालय का मैं अध्ययनरत था और वहाँ पर हम लोग छात्रावास की समस्या और शिक्षा के संदर्भ में कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को लेकर, छात्रों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय रीवा में जब हम लोग दुकानें बंद करवा रहे थे छात्र लोग, तो कुछ लोगों के द्वारा गोली चालन किया गया छात्रों के ऊपर। वृंदावन शुक्ला जो मेरा एक साथी था, उसके पैर में गोली लगी थी, कई लड़के घायल हुए थे। और हम लोग ने उस परिस्थितियों से निकल के हम लोग ने जगह जगह शासन प्रशासन पर अपनी बात रखी। तो न केवल हम लोगों का जो शिक्षा के संदर्भ में जो समस्याएं थी वो मांगी पूरी हुई थी, बल्कि हम छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ था त्वरित रूप से उस पर भी कानूनी कार्रवाई हुई थी। तो कुल मिलाकर ये शुरुआत जनता दल से होती है उस दौर में? जी हाँ, युवा जनता दल से। मैं जिला अध्यक्ष था युवा जनता दल का। ठीक है। उसके बाद फिर ये पड़ाव कैसे आगे बढ़ा? मैं युवा जनता दल का जिला अध्यक्ष था, फिर उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया युवा जनता दल का। अब मैं पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में दौड़ा करता था, सब जगह मैं गया और मुझे दो जो स्टेट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। दोनों जगह मैंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और बाद में 2019 में जब जनता दल यूनाइटेड का हमारा बंटवारा हुआ, शरद यादव जी के साथ हम गए और शरद यादव जी ने हमको लोकतांत्रिक जनता दल का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था। ये जो राजनीतिक सफर है ये जनता दल और शरद यादव जी के साथ ही कनेक्ट हुआ। उसके बाद रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे तब का एक वाकया है। उसके बाद प्रधानमंत्री का रीवा जब आगमन होता है उस दौर में, तब भी वो आपसे जुड़े रहे। ये घटनाक्रम बताइए। 1996 में जब रामविलास पासवान जी रेलवे मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि हम लोग उनसे 1993 में मैं रायपुर में उनके साथ साझा कर चुका हूं उनके मंच को, और उनके साथ 1994 में 7 जंतर मंतर में रामविलास जी के साथ हमने गिरफ्तारियां दी हैं और उस समय से हम लोग उनके साथ बड़ी नज़दीकी हमारे रिश्ते रहे हैं, वैचारिक रिश्ते रहे हैं। तो उन्होंने जब 1996 में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मुझको रेलवे भर्ती बोर्ड का मेंबर बनाया और मेरे रेलवे भर्ती बोर्ड के मेंबर बनने से यहाँ के जो परीक्षार्थी थे, छात्र थे, उनमें एक अंदर एक स्फुरण पैदा हुआ, एक साहस पैदा हुआ कि हम भी लोग अगर परीक्षा देंगे और परीक्षाओं में बैठेंगे, साक्षात्कार में बैठेंगे, तो हम भी लोगों को अवसर मिलेगा। और उस कारण से इस क्षेत्र के न केवल रीवा गुड़ और रीवा के क्षेत्र, समूचे विंध्य प्रदेश के जो जिले हैं, तमाम जिलों से हमारे रहने के कारण तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला और अच्छे छात्र उसमें परीक्षाओं में पास होकर बाहर निकले और आज वो बेचारे सर्विस दे रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा। आप 10 साल तक पार्षद, मेयर इन काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं रीवा नगर पालिक निगम। जी हाँ, 1994 से लेकर 2004 तक मैं पार्षद रहा और उसी समय मेयर इन काउंसिल रहा, पूरे 10 साल तक। मैंने मेयर इन काउंसिल रहते हुए लगभग 3,500 लोगों को, उस समय मेयर इन काउंसिल मेंबर में मैं अध्यक्ष था राष्ट्रीय पेंशन विभाग का। मैंने तमाम पार्षदों को मोबिलाइज किया और डायरेक्ट जाके जनता को मोबिलाइज किया। 3,500 लोगों का उस समय हम लोगों ने पेंशन बनाया था नए लोगों को।
लाभार्थियों को, और बुला बुला के गांव-गांव में जाके, बस्तियों में जाके, मोहल्ले में, तमाम बस्तियों में जाते थे, है ना। छोटी छोटी बस्तियां थी, वो गांव की तरह बस्तियां थी, शहर की बस्तियां उस जमाने में। ललपा तालाब है, पोखरी टोला है, रतारा समान है, वहाँ तमाम जगह जाके भीख मांगते थे बेचारे। शंकर मंदिर के पास लोग जाते थे, उनको हम लोग पकड़ के लाते थे, एनजीओ बना के लोगों को पकड़ के लाते थे, छात्रों को पकड़ ले आते थे, छात्रों के माध्यम से पकड़ के लाते थे। उस समय टीआरएस कॉलेज में पढ़ता था, LLB कर रहा था। मैं पहला व्यक्ति छात्र था जो उस समय पार्षद पद से नियुक्त हुआ था, तो बड़ा मैं लाडला था। जो हमारे प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनसे बड़ा लाडला था। उन लोग हमेशा मुझको बड़ा इज्जत देते थे, न केवल एक छात्र के नाते बल्कि एक पॉलिटिकल रूप से मैं जागरूक छात्र था, तो मुझे बड़ा सम्मान देते थे। और तमाम मैं सब लोगों को इकट्ठा किया, निराश्रित पेंशन वालों को, और मैंने सब बेचारे गरीब गुरुआ जो पात्र थे उनको 3,500 लोगों को मैंने पेंशन दिया था। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है। और उसी समय हमने तमाम बसाहट का भी काम किया। आज आप चले जाइए इटौरा में, बगल में रीवा से बगल वाला गांव है, इटौरा पंचायत है, वहाँ सरदार पटेल नगर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर बसाया। आपके वार्ड क्रमांक 6 में चले जाइए, बास घाट में, वहाँ झिरिया मोहल्ला कहलाता है, वहाँ पर हमने बसाहट करने का काम किया। पोगल्ला में हमारे नेता थे वीरेंद्र सिंह बघेल, उनके साथ वकील जो पूरी जिला उसके बार न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ रह के हम लोगों ने पोगल्ला में बड़ा आंदोलन किया था और वहाँ पर गरीबों को बसाने का काम किया। आपके हरदुआ में 1993 में रामविलास पासवान जी को लेकर आए थे, उस बस्ती को जला दिया गया था। वहाँ पर रामविलास जी ने उस बात को आवाज उठाया था, संसद में आवाज रखने का काम किया था। वहाँ आए भी थे, तो हम लोग उनको लेके गए थे और बड़ा काम हुआ था, बड़ा इश्यू हुआ था। और उनकी जो जायज मांगे थी बेचारों की, आदिवासियों की बसाहट के सवाल थे, उस पर शासन ने ध्यान दिया था और पूरा कार्रवाई हुई थी। रेलवे सदस्य बोर्ड सदस्य, दूरसंचार एडवाइजरी कमेटी, उसके बाद युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमाम दायित्व। लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते एक घटनाक्रम होता है, यहां से आप सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके भोपाल जाते हैं, उस मंच पे कमलनाथ रहते हैं और कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं। जी हाँ, ये धरती जो है रीवा की समाजवादियों को गढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगा, विगत 2-3 महीनों से मैं परेशान था, मानसिक रूप से परेशान था, बौद्धिक रूप से परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि देश में 2 तरह की धारा तैयार हो रही है। एक तरफ गांधी को मानने वाले लोग, सरदार पटेल को मानने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग, जयप्रकाश जी को मानने वाले लोग, भगत सिंह को मानने वाले लोग, प्योर देशभक्त लोग एक साइड में खड़े हैं। दूसरी तरफ एक समाज को तोड़ने वाले लोग, सामाजिक कुरीतियों पर जिनका विश्वास है, सामाजिक विषमता पर जिनका विश्वास है, जिनको ये विश्वास है कि समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसी तरह से उस व्यवस्था से ढर्रे से चलना चाहिए, जिनको लूट खसोट पर विश्वास है, जिनको सामाजिक रूप से और जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं। 2 तरह की धुरी ऐसे समाज के बीच बन गई थी। एक धुरी का काम जिसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उस धुरी में कांग्रेस काम कर रही थी, दूसरी वाली धुरी में भाजपा काम कर रही थी। हमको ऐसा लगा कि अगर हम लोग छोटे छोटे दल बना के अपनी विचारधारा को किनारे करते चले जाएंगे तो ये धारा कमजोर, फर्स्ट धारा कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमने पूरे अपने साथियों को लेकर लगभग न केवल रीवा से 150 गाड़ियां गई, बाकी पूरे प्रदेश से लगभग 350-400 की गाड़ियों के काफिले के साथ हम लोग पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है, चाहे वो रतलाम, झाबुआ का सैलाना बाजना वाला इलाका रहा हो, चाहे आपका ये छिंदवाड़ा का इलाका रहा हो, है ना, और चाहे आपका सिवनी और कटनी, जबलपुर का इलाका रहा हो। इन तमाम इलाकों से लोग हमारे साथी गए, अनूपपुर वगैरह से, राजेंद्र ग्राम वगैरह से भी लोग गए, और सब लोगों ने जाके हम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। और हम चाहते हैं कि जो धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं देश की वो मजबूत हो, और भाजपा का जो 18 वर्षों का कुशासन है उससे आम जनता को निजात मिले, और इस प्रदेश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो जो वो आगे बढ़े। और किसी भी स्टेट या किसी भी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब, जैसे ये मेरी ये बगिया है, इसमें केवल गुलाब का फूल फूलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें गुलाब का फूल भी फूलना चाहिए, चंपा का भी फूलना चाहिए, चमेली का भी फूलना चाहिए, गेंदा का फूलना चाहिए, हर फूल फूलने चाहिए। गुलदस्ता वही अच्छा सबसे होता है जिसमें हर तरह के फूल फूलने चाहिए। तो हम भी लोग की अपेक्षा है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर तरह का जो के समाज के लोग हैं, किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ और किसी भी समाज को मानने वाले, किसी विचार को मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग आगे बढ़े, विकास हो। और जो सामाजिक न्याय जो है, असली सामाजिक न्याय का तात्पर्य भी है,
सामाजिक न्याय का तात्पर्य का मतलब साफ है कि न्याय के साथ विकास। इसका मतलब है किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज की जो सरकार है उसका प्रथम दायित्व है कि सबका विकास करना है, उस विकास में सब भागीदार हो, वही सच्चा सामाजिक न्याय है। और इसी अवधारणा को लेकर हम कांग्रेस में ज्वाइन किए। और माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता आदरणीय शरद यादव जी, आप जब अंतिम समय था, जब उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था, बड़े भावुक होकर उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें जीवन में कभी आवश्यकता पड़े, मेरे मरने के बाद तुम्हें कभी आवश्यकता पड़ेगी तो तुम निश्चित रूप से कमलनाथ जी के ही पास जाना। इस देश में अगर कोई नेता बचा हुआ है, कोई है ना, तो वो कमलनाथ के पास जाना। कमलनाथ तुम्हारी बात मानेंगे और तुम राहुल गांधी के नेतृत्व में तुम काम करना। आप जिस समय पे कांग्रेस में आए, अमूमन दिलीप सिंह जी, होता यह है कि आप चुनाव के ठीक पहले आए, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो जाती है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, गुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये मंशा है और क्या इस तरह की कोई बात है, या फिर सिर्फ चुनाव लड़ने ही आए, या फिर कांग्रेस के साथ अब लंबे समय तक रहना है? अभी तक हमको जनता ने सड़कों पे लड़ने के लिए हमको आगे किया था, और हम जनता के जो सवाल है, बेसिक सवाल है, मूल भौतिक सवाल है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सवालों पर, और जो सवाल थे महंगाई, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी के, भुखमरी के, इन सवालों पर सड़कों पर हम लड़ रहे थे। और जनता जो है, आम जनता है, वो मुझको वहाँ से मैसेज मिलता है, आम जनता कहती है कि आप इन सवालों को आगे तक आपको उठाना है। इसलिए मैं एक बड़े मंच में मैं अपने विचार के साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। कांग्रेस जो दायित्व देगी मुझको सड़कों पर लड़ने के लिए कहेगी तो मैं दृढ़ता के साथ सड़कों में लड़ूंगा। अगर कांग्रेस मुझको दायित्व देगी हाउस में जाने के लिए, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, वहां भी मैं जनता की आवाज को, इस क्षेत्र के पिछड़े वर्गों के सवाल को, जाति जनगणना के सवाल को, और ये जो सामाजिक विषमता का सवाल है, और जो पैसा आया विकास का पैसा जिसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने लूट की, 18 वर्षों तक मामा ने लूट किया है, इसके दलालों ने, मामा जी के जो लोग हैं इन्होंने धरती का सीना चीरा है, रेत माफियागिरी की है, जबलपुर से लेकर विदिशा तक। इन तमाम सवालों पर, इन मुद्दों को हम लोग हाउस में उठाने का काम करेंगे और आम जनता के सवालों को समाज के सामने रखने का काम करेंगे। गुड़ विधानसभा की बात करते हैं। सरकार के दावे हैं कि तमाम वो काम वहां कर दिए गए, सोलर प्लांट बना दिया गया, अगला स्टील प्लांट ले आएंगे, तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। क्या स्थिति है गुड़ की रोजगार के दृष्टिकोण से? हालांकि विधायक कई बार बोल चुके हैं कि रोजगार के लिए उतना काम नहीं हो पाया, लेकिन आगे प्रयास करेंगे। कहां देखते हैं गुड़ को आप? सही बात आप कहते हैं। पूरे गुड़ में जितना पैसा सरकार का पिछले 18 वर्षों में आया है, अगर ये पैसा उनके गांव में सही ढंग से लगा होता, विकास कार्यों का पैसा सही ढंग से पंचायतें बनी होती, सही जगह से मैदान बने होते, सही ढंग से स्टेडियम बने होते, तो बड़ा विकास हो जाता। आज मैं जाता हूं, जब देखता हूं सौर ऊर्जा, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने की बात करने वाले भाजपा सरकार के लोग मुझे बताएं वहां पर गुड़ क्षेत्र के कितने लोगों को नौकरी मिली गई है। आप बताएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा वो प्लांट है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र है, वो दिल्ली में लोगों को, बड़े बड़े घरों को उजाला देता है, रीवा में अंधेरा मचा हुआ है, रीवा के जो किसान है बेचारे, उनके खेतों में पानी नहीं मिल पाता है, बिजली ना होने के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां अंधेरा क्यों है? पूरे रीवा में अंधेरा क्यों है? जब इतना बड़ा प्लांट है तो सर्वप्रथम तो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमको मुफ्त रूप से यहाँ बिजली मिलनी चाहिए। 5 हार्स पावर के जो किसान है हमारे बिजली के, उनको मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए। हमारे गुड़ में जो स्टेडियम है, आप देख लीजिए, मैं गया था स्टेडियम में, हालत बदतर है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, अभी मिट्टी डाला जा रहा है। कल की घटना में देख रहा था, अभी मिट्टियां डाल के बराबर कर रहे हैं, अधूरा पड़ा हुआ है। मैं जब गुड़ में मुझको अगर नेतृत्व मिला, मुझको अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैं विधायक बन के आया, तो आप नोट कर लीजिए कि हर 5 किलोमीटर में हम मंडियां बनाएंगे, कृषि मंडी का काम करवाएंगे, हम लोग खुलवाएंगे। हम लोग हर गांव में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, जो खेल के मैदान है, इसका काम पहले करेंगे। प्राथमिक शिक्षा, हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोलने का काम करेंगे, और जहां स्कूलों की बिल्डिंगें खराब पड़ी हैं, चू रही हैं, उन विकास कार्यों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर कानूनी डंडा चलवाने का काम करेंगे। और जो न केवल हमारे वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है गुड़ ग्रामीण अंचल में, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या वहाँ के ऐरा प्रथा की है, वहाँ पर जो जंगली जानवर उसकी प्रथा की है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा, हाउस के माध्यम से जब जाऊंगा, चुन के जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में जो जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है
है उसका प्रावधान राजस्व पुस्तक प्रपत्र में होना चाहिए, नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है। और दूसरा एरा प्रथा बंद कराना है। और दूसरा छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, 2 रुपया किलो गोबर ले रही है। हम निवेदन करेंगे अपनी सरकारों से कि आप इस काम को करें तो लोग वह जानवरों को बांधेंगे। जो लोग गाय को माता कहते हैं, मुझे दुख लगता है कि उनकी माताएं, मैं भी गया था, भोपाल गया था, काफी गाड़ियों के काफिले के साथ में जब कांग्रेस ज्वाइन करने गया, उसके रास्ते में गाय बेचारी मिली और सड़कों में पड़ी मिली। वो बेजुबान जवान जिनको लोग माता कहते हैं, वो बेचारे कोई ट्रक उनको दबा रहा है, कोई गाड़ी वाला चढ़ा रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं एक कसम खाना चाहता हूं, आपके माध्यम से कसम लेना चाहता हूं कि गुर क्षेत्र की जो जानवर हैं, जो गाय हैं, जो हमारी माता हैं, वो अब सड़कों में नहीं बैठेंगी। उनके लिए गौ अभयारण्य बनाएंगे। और हमारे ग्रामीण अंचल, मेरा एक सपना है, मैंने एक सपना देखा है कि जो हमारी माँ है, जिसको हम भारतीय संस्कृति में गाय माता कहते हैं, उस माँ के लिए हम गौ अभयारण्य बनाएंगे। गुर क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ जंगली जानवर नहीं है, कुछ इलाकों में न शेर है न भालू है, वहाँ पर पौधे हैं, वहाँ हरियाली का हमको जनता को लेकर, आम जनता को, समाज को हम आगे लेकर चलेंगे। और बरसात के महीनों में वहाँ वृक्षारोपण कराएंगे, वहाँ पर चारागाह बनवाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि वहाँ पर पानी, बिजली का और दाना पानी का व्यवस्था करें। गौ अभयारण्य हम हर जगह बनवाने, हमें चाहता, इसको मैं प्रमुखता से भी मांग स्पष्ट करूंगा। मैंने अपने बड़े नेता कमलनाथ जी से, आदरणीय कमलनाथ जी से भी ये निवेदन किया है भोपाल में उस दिन कि आप गौ अभयारण्य की बात करें, पूरे प्रदेश में गौ अभयारण्य बनाना है। अब कांजी हाउस से, गौशाला से काम नहीं चलेगा। और अब माता को उसका घर देना है, माता को सड़क में बेजुबान को नहीं मारना है। ये बताइए, और एक और सवाल है जो इसके साथ साथ ये जो कहते थे ना कि हमारी गाय हमारी माता है, तो नील गाय भी गाय की बहन लगेगी तो हमारी मौसी लगेगी, है ना। तो गाय हमारी माता हो गई और नील गाय हमारी मौसी हो गई। तो मौसी से भी ये नहीं बचा पाए हैं, गाय को तो बचा नहीं पाए, मौसी से किसानों को भी नहीं बचा पाए। फसल का बहुत नुकसान करती है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। ये गौ अभयारण्य जब बनेगा तो दोनों चीज की समस्या सॉल्व हो जाएगी, एरा प्रथा की समस्या भी सॉल्व होगी और जंगली जानवर वाली भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। गुड़ विधानसभा से जुड़ा हुआ एक मसला है। मसला ये है कि विंध्य क्षेत्र में, रीवा में जब भी चुनाव हुए, चुनाव अंतिम पड़ाव में घूम के जातिगत समीकरण में जाके फंस जाते हैं। जातिवाद का ताना बाना इस क्षेत्र की हर विधानसभा सीट में उतना ही मुखर होकर रहा है। आप क्या मानते हैं? 15 अगस्त 1947 को गांधी को, नेहरू को, सरदार पटेल को, अंबेडकर को देश बनाने के लिए मौका मिला था, अखंड भारत का निर्माण किया था। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण किया था। उन्होंने कोई जात नहीं बनाई थी, धर्म नहीं बनाया था, संप्रदाय नहीं बनाया था, खंड पाखंड नहीं बनाया था। उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया था। हमारे वो सच्चे महापुरुष थे। उन्हीं के आदर्शों को लेकर, उन्हीं आज भगत सिंह जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आज उनका जन्मदिन है। 1907 में उनका जन्म हुआ था पंजाब के बंगा जिले में। और मैं उनका एक कोटेशन इस समय में जरूर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि क्रांति से मेरा मतलब, क्रांति से हमारा मतलब अन्याय और शोषण पर टिकी व्यवस्था बदलनी चाहिए। बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते, इंकलाब की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। तो मेरा नमन है उस अमर शहीद का आज के दिवस, आज के अवसर पर। और मैं चाहता हूं कि ये जाति, धर्म, संप्रदाय, पाक, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब एक सीमित दायरे में है। हम लोगों को बड़ा बनना है। हिंदुत्व हमारी मजहबी हमारी पहचान नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व हमारी। और ये हिंदुस्तान, भारत, ये हमारा, हम भारतवर्षीय लोग हैं, तो ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इसमें हमारे जो संविधान है उसमें स्पष्ट निर्देश है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम सब धर्म के लोग जो किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हैं, सब लोगों को अपनी अपनी विचारधारा को मानने का स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार है, तब तक जब तक वो किसी के अधिकारों का हनन न करे और सब लोग माने, अच्छे से रहें और अपने विचार, अपने इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे। मैं तो यही चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, गुड़ विधानसभा से कितनी मजबूत दावेदारी है? दावेदार तो कई और हैं पार्टी के अंदर, कितनी मजबूत दावेदारी दिलीप सिंह जी की है? मैं, आप समझ लीजिए, मैं जाता हूँ, अभी जनता की भी जाता हूँ। पिछले हमेशा समय में से जाता रहा हूँ। जब से लोगों ने मैं जनता दल में छोड़ के मैं ज्वाइन कर लिया हूँ कांग्रेस में, और तब मैं जब गया तो सब बोलते हैं आप यहाँ मत आओ, आप प्रत्याशी बन के आओ कांग्रेस के। आप समझ लीजिए लाखों वोट मिलेंगे, 1 लाख वोट से ज्यादा वोट पाएंगे हम।
उससे और इतना प्यार, इतना आघात प्रेम मिल रहा है, इतना आघात प्रेम मिल रहा है, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, इतना मोहब्बत मिल रही है, इतना। और हमारा नेता तो मोहब्बत बांटता है, राहुल गांधी। उन्होंने कहा, उन्होंने हम लोग को एक आदेश दिया है, उन्होंने एक निर्देश दिया है, उनका मंशा भी है कि प्यार, स्नेह, मोहब्बत से संसार चलाना है ना। गौतम बुद्ध से लेकर तमाम जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, कबीर से लेकर तमाम लोगों ने एक प्यार मोहब्बत फैलाने की बात की है। तो पूरा का पूरा जो इलाका है, ग्रामीण जल है, जो आदिवासी अंचल है, बहुत काम बहुत है, लेकिन बहुत काम है, उनका बहुत आघात प्रेम मिल रहा है मुझको। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो पूरा का पूरा मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मेरा एक कहना है कि राजनीति जो है, राजनीति मानव सेवा का माध्यम है। राजनीति जो है मानव सेवा का माध्यम है, मानव सेवा मेरा धर्म है, और यही मेरी राजनीति है, और यही मेरी राजनीति है। दलित नारायण की सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो ये हमारे साथ दिलीप सिंह जी तमाम बड़े दायित्वों में पहले रह चुके और अब कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी उसे निभाऊंगा। अगर सड़क पे लड़ने की बात कहेगी तो सड़क पर लड़ूंगा, अगर ये हुआ कि सदन में लड़ना है तो सदन में लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात रखी। एक लंबा राजनीतिक सफर रहा, छात्र राजनीति से शुरुआत की और अब तक वो तमाम काम, वो तमाम मुद्दे समय समय पर उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते।